सी इन दिस क्वेश्चन जो डेटा दे रखा है बच्चों उसको पहले बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या क्या गिवन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ था पी क्यू आर। नॉर्मली हम जो ट्रायंगल इमेजिन करते हैं दैट इज ए बी सी, तो बस वैसा ही है, बस हियर इट इज पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब कुछ कुछ डायमेंशंस भी गिवन है। दिस साइड की लेंथ दे रखी है जो मैंने कितनी अज्यूम करी है, p इज इक्वल टू वॉट √3। q इसकी लेंथ दे रखी है पी आर। तो इस ट्रायंगल में दो साइड की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तीसरी साइड की कोई जानकारी गिवन नहीं है। नेक्स्ट, अब और क्या क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है वो मैं बताता हूं। एक रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल दैट इज गिवन व्हाट आर। तो देखो बच्चों, अगर आप ट्रायंगल के दो साइड्स और इस रेडियस की बात करोगे तो सिर्फ इतना डेटा यूज करके वी विल बी एबल टू कैलकुलेट दीज एंगल्स एंड द थर्ड साइड। तो ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। खैर, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है, जैसे ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री एक भी एंगल नहीं होने वाला, तो इस इंफॉर्मेशन का भी हम ख्याल करेंगे। नेक्स्ट, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन और दे रखी है। वी आर ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द साइड QR एट व्हाट E, तो ये 90 डिग्री है एंड RS इज मीडियन। सो दीज मेनी इंफॉर्मेशंस अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सिंस R गिवन है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वी शुड यूज साइन रूल। देखो, ट्रायंगल एक बार डिकोड हो गया ना तो सारा कुछ कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ट्रायंगल डिकोड करने के लिए P बाय साइन P इज इक्वल टू 2R। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, P की वैल्यू कितनी है √3 और साइन P ये तो हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज साइन P इज इक्वल टू √3/2 एंड दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू आइदर 60 डिग्री और, देखो मैं 60 पे भी रुक सकता था लेकिन आपको बात समझ में आएगी क्यों मैंने आगे एक और एंगल कंसीडर करा 120 डिग्री। अब इसी तरीके से एक बार वापस से साइन रूल अप्लाई करते हैं। तो Q बाय साइन Q इज इक्वल टू 2R। तो साइन Q इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी है 1, Q छोटा, Q की वैल्यू कितनी 1, तो फिर 1/2 ऐसा आएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, साइन Q 1/2। सो Q इज इक्वल टू वॉट 30 डिग्री और 150 डिग्री। अब देखो, अगर आप P की वैल्यू 60 लेते हो तो फिर Q क्या पॉसिबल है, Q 30 पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर P 60 लेते हो और Q की वैल्यू 150 तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम ही 180 को क्रॉस कर जाएगा। So 30 is not possible, 150 is also not possible corresponding to 60। इसका मतलब है कि 60 ही पॉसिबल नहीं है, हम 60 ही नहीं ले सकते। तो P की वैल्यू क्या मिले फिर 120। 120 के साथ 30 एप्लीकेबल है तो हो सकता है, 120 के साथ 150 तो एप्लीकेबल नहीं है। तो इन दिस वे एंगल P हमें कितना मिला 120 डिग्री और एंगल Q कितना मिला 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल को बच्चों एक बार वापस से हम ड्रॉ करते हैं। ये P Q R, दिस इज 120 डिग्री एंड Q 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ 120 30 150, ये भी क्या होगा 30। तो देखो बच्चों, इन दिस वे वी मैनेज टू गेट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये √3 है, ये 1 है, तो ये भी क्या होगा 1 होगा। तो तीनों साइड हमें पता चल गया और 3 के 3 एंगल्स हमें पता चल गए। अब इसके बाद जब कुछ भी अब पूछा हो, अब क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं रह जाता, क्योंकि ट्रायंगल पूरे अच्छे तरीके से हमने डिकोड कर दिया। अब चलिए जरा ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या पूछा है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए की बात करें तो हमसे RS पूछा है बच्चों। RS इज व्हाट मीडियन, क्योंकि S इज द मिड पॉइंट, तो ये मीडियन है। और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करा जाता है, आप प्लीज याद रखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो याद रखिएगा RS इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अंडर रूट। देखो, जब भी मीडियन कैलकुलेट करना होगा तो ये जो कंटेनिंग साइड्स हैं जो मीडियन को कंटेन कर रही हैं, देख रहा ना साइड बाय साइड, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स, आप कह सकते हो P² प्लस 2 टाइम्स Q² माइनस अपोजिट R²। याद रह जाएगा ये फॉर्मूला। दिस मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2P² प्लस 2Q² माइनस R²। बस वैल्यू पुट करते हैं,
तो हाफ अंडर रूट 2 पी स्क्वायर 3 2 क्यू स्क्वायर -1 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 -1 7 सो अंडर रूट 7/2 तो आर एस शुड बी अंडर रूट 7/2 इज इट यस तो मीडियन डिकोड हो गया खत्म ये पार्ट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ओ ई। अब ये ओ ई क्या होगा तो देखो बच्चों सिंस दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये भी तो इक्वल होगा ना तो इसका मतलब ओ इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मीडियंस और जब भी दो मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन का रेशियो क्या होता है 2:1 सो दिस इज 2 दिस इज 1 सो अगर हमने पीई कैलकुलेट कर लिया तो आई थिंक ओई भी मिल जाएगा तो पीई तो कैलकुलेट करना बहुत इजी है यार देखो पीई इज इक्वल टू अंडर रूट यू कैन से आर अपोजिट आर स्क्वायर 1 माइनस ये हाफ कितना होगा √3/2 सो 3/4 4 माइनस 3 1/2 बच्चों पीई मिल गया ये पूरा कितना है पीई तो ओपी कितना होगा 2/3 और ओई कितना होगा 1/3 सो दिस इंप्लाइज ओई इज 1/3 ऑफ पीई इक्वल टू 1/3 व्हाट इज आर पीई 1/2 1/6 तो ये ऑप्शन भी सही है। देख रहे हो एक बार ट्रायंगल डिकोड हो गया तो क्वेश्चन में कुछ भी सच इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता क्वेश्चन इजी बन जाता है ना। सी आर पूछा है आर इज व्हाट रेडियस ऑफ इन सर्कल इन सर्कल का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस और ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंट जेई एडवांस में पूछा जाता रहा है किसी ना किसी क्वेश्चन में ये रहता ही रहता है। तो आर इक्वल टू व्हाट डेल्टा बाय एस डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल सो हाफ व्हाट इज बेस √3 और बच्चों अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट किया पीई हाइट हाफ इनटू एस का मतलब ऑल सम बाय 2 सो 2 बाय ऑल सम √3 + 1 + 1 √3 + 2 √3 + 2 अब इसे सॉल्व करें देखो ये 2 कटा √3 बाय 2 टाइम्स इनटू इसको रैशनलाइज करते हैं 2 - √3 से ऊपर नीचे तो 2 - √3 नीचे 1 सो दिस इज √3/2 2 - √3 √3/2 2 - √3 तो ऑप्शन सी भी सही है। अब बच गया लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी तो यही इस पूरे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है एल्स मैं जो ट्रिक बताता हूं उससे ये भी ऑप्शन बहुत आपको इजी लगेगा। तो चलिए लास्ट देखते हैं ऑप्शन डी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ऑप्शन एक वापस से ट्रायंगल बना लेते हैं थोड़ा सा ये परपेंडिकुलर दिस इज व्हाट ई दिस इज पी और यहां से मीडियन सो दिस इज आर दिस इज एस सो वी आर सपोज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एसओई एस दिस इज ओ एंड दिस इज ई तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। सी फ्रेंड्स सिंस वी नो ओई तो हमें पता है ना ओई की लेंथ हमने कितनी कैलकुलेट करी थी 1/6 तो अगर इस ट्रायंगल का हाइट हमें पता चल जाए दैट इज ये लेंथ हमें मिल जाए तो काम ही खत्म। अब सोचो अब ये लेंथ कितना हो तो ध्यान से देखो दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज परपेंडिकुलर इट मींस दीस टू आर व्हाट पैरेलल और ये कहां से निकली है पैरेलल लाइन मिड पॉइंट से इसका मतलब दिस लेंथ मस्ट बी हाफ ऑफ दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू व्हाट √3/2 सो √3/2 ये बहुत इंपॉर्टेंट था दिस लेंथ इज व्हाट हाफ ऑफ √3/2 देयरफॉर area of triangle SOE half what is the base OE and what is the height let's call it M SM half base OE 1/6 and SM अभी मैंने कैलकुलेट किया √3/4 so this is equal to 24/48 so √3/48 और वहां क्या दे रखा √3/12 so option D is the wrong option। तो बच्चों दिस क्वेश्चन वॉज अ बिट मॉडरेट लेवल आप कह सकते हो लेकिन जो भी ट्रिक्स मैंने बताए हैं आई थिंक आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम से आपको एक ऐसा क्वेश्चन या फिर इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बच्चों बहुत ज्यादा डेटा नहीं दिया हुआ था m दे रखा है m इज इक्वल टू समथिंग जिसमें a b गिवन नहीं है और m का जॉइंट मैट्रिक्स गिवन है
और बस इन दोनों को यूज़ करके कुछ ऑप्शंस हमें प्रोसेस करने हैं। तो बच्चों अगर आप कंसेप्ट की बात करोगे तो एडजॉइंट और इनवर्स से ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। एनसीईआरटी भी अगर आप करके आए हो तो भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, बशर्ते टेम्परामेंट होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली ए बी मेरे लिए परेशानी है, तो ए बी को डिकोड करते हैं। तो ए बी कैसे डिकोड कर सकते हैं यार? जैसे जीरो का कोफैक्टर क्या होगा, तो जीरो के कोफैक्टर में ए या बी इन्वॉल्व हो रहा है तो बी इन्वॉल्व हो रहा है, तो बस काम हो जाएगा ना, -1 से बैलेंस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले काम, जीरो का कोफैक्टर दैट इज 2 - 3b, 2 - 3b विच इज इक्वल टू व्हाट, -1, 3 3, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1। b मिल गया। अब किसकी बारी? a की बारी। तो देखो बेहतर होगा आप डायगोनल वाइज ही रहिए, कुछ स्वैपिंग का चक्कर नहीं आएगा, झंझट नहीं होगा। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग चलिए a या b इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो देखो b कट गया, a बच गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू कोफैक्टर ऑफ 2, 0 × 1 0, और ये कटा -3a, -3a, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारा कोफैक्टर, -6। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2। तो यार a मिल गया, b मिल गया, एक ऑप्शन यहाँ था a + b इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन तो यही खत्म हो गया, a + b इक्वल टू 3। अब चलिए स्टार्टिंग से a b c एक एक करके प्रोसेस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में दे रखा एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है, और एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स दोनों का एडिशन इक्वल टू व्हाट, -है। तो बच्चों फॉर्मूला मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, a डॉट एडजॉइंट a इज इक्वल टू mod a in, एकदम बेसिक फॉर्मूला था। अगर मैं एडजॉइंट में इंटरेस्टेड हूँ, इसका मतलब a नहीं चाहिए, तो a को नीचे भेज दो। सो दिस इंप्लाइज adj a इज इक्वल टू mod a बाय a, और इसको देखो बहुत अच्छा ट्रिक है ये, एकदम कंफ्यूजन नहीं होता, एंड दिस इज 100% वैलिड। 100 mod a बाय a क्या हो जाएगा, mod a इनवर्स, बस खत्म हो गई बात। तो एडजॉइंट a हमें कितना मिलने वाला है, mod a इनवर्स। हमसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, तो डोंट यू थिंक adj ऑफ m इनवर्स, तो a को कितने से रिप्लेस करना पड़ेगा, m इनवर्स से। तो चलिए रिप्लेस करते हैं, तो mod ऑफ m इनवर्स, और यहाँ m इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, इटसेल्फ m। तो फर्स्ट पार्ट डिकोड हो गया, mod ऑफ m इनवर्स, आप इसको ऐसा लिख सकते हो m बाय mod m। जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों दैट इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स इज m बाय mod m, और इससे इजी ट्रिक नहीं हो सकता। बहुत अच्छे से आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। बस फॉर्मूला लिखिए बेसिक सा, एडजॉइंट a अलग कर लीजिए, जो बच गया नीचे गया, और a नहीं है, क्या है, m इनवर्स है, रिप्लेस योर a विथ m इनवर्स। m इनवर्स रिप्लेस करने के बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें प्रोसेस होती हैं। m इनवर्स का मॉड मीन्स 1 बाय m का मॉड, लिख दिया मैंने। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट एडजॉइंट m इनवर्स। तो बच्चों कहीं ना कहीं आप एडजॉइंट a को अब नीचे भेजना है यार, तभी तो एडजॉइंट a का इनवर्स होगा। इसको अगर मैं नीचे भेजूंगा इसके डिनोमिनेटर में, तो ये इधर आ जाएगा। तो adj a का इनवर्स ये इधर आया, तो ये किधर आएगा, नीचे, a बाय mod a, a बाय mod a। सो दिस इंप्लाइज adj m इनवर्स इज इक्वल टू m बाय mod m। फर्स्ट पार्ट से हमें मिला m बाय mod m, सेकेंड पार्ट से भी हमें क्या मिला, m बाय mod m। और अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों को ऐड करना है। तो चलो ऐड कर ले। तो देयरफॉर ए ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग m बाय mod m, m बाय mod m प्लस m बाय mod m इज इक्वल टू 2m बाय mod m। अब बच्चों a ये mod m क्या होगा, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था a वॉज इक्वल टू 2, b वॉज इक्वल टू 1, 2 + 1 3। तो चलो mod m कैलकुलेट कर लेते हैं। तो mod m इज इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्डिंग तो कुछ नहीं आना, 1, तो माइनस दिस इज व्हाट 1 -9, और प्लस a की वैल्यू कितनी है 2, तो b की वैल्यू 1 -6 इक्वल टू 1 -9 -8 + 8, एंड दिस इज -5, और -5 × 2 -10। तो mod m क्या मिला बच्चों हमें, -2। तो दिस इज इक्वल टू -2, ऊपर पुट करें तो 2m बाय -2 इज इक्वल टू -m।
तो ऑप्शन ए तो सही निकला यार। देख रहे हो, बहुत एकदम बेसिक एनसीईआरटी का थ्योरम पकड़ के मैंने इस पूरे क्वेश्चन को डिकोड कर दिया है। होप आपको समझ भी आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑप्शन बी हमें कैलकुलेट करना अर्जॉइंट एम स्क्वायर का मॉड। देखो बच्चों, अगर जो फॉर्मूला मैंने बताया था दैट इज अर्जॉइंट ए, या चलो एम ही लिख लेते हैं, एम अर्जॉइंट एम, क्या फॉर्मूला है, मॉड एम आई एन। तो ए डी जे एम का मॉड आपको याद होगा, एम को इधर शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मॉड एम पावर एन माइनस वन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एम स्क्वायर चाहिए। तो एम को हम एम स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो ए डी जे ऑफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एम स्क्वायर एन माइनस वन, और एन की वैल्यू क्या होनी है, 3। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 एम पावर 4, और m की वैल्यू कितनी है, m मीन्स वॉट, डिटर्मिनेंट, रादर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, हमने कैलकुलेट की थी कुछ, सी मॉड m -2 था, तो यहाँ -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और यहाँ क्या ऑप्शन है 81। तो ये बी ऑप्शन गलत है। वापस से देखो, मैं बता देता हूँ, कुछ भी इसमें चैलेंजिंग नहीं था, बस हमें एक फॉर्मूला अगर ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, यू कैन कैलकुलेट दिस। आप क्या करोगे, अर्जॉइंट m इसको नीचे लेके जाना, तो मॉड m बाई क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो मॉड m क्या है बच्चों, इस मैट्रिक्स का कोफिशिएंट। एक तरीके से जब आप मॉड लोगे तो मॉड m का क्यूब या मॉड m पावर n बाहर आएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, मॉड m। तो मॉड m पावर n नीचे मॉड m, दैट इज इक्वल टू मॉड m पावर n माइनस 1। डन। सो ऑप्शन बी भी हमने प्रोसेस कर लिया। अब ऑप्शन सी, ये दिख रहा है आपको एक लीनियर इक्वेशन जैसा, m क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अल्फा बीटा गामा क्या है, वेरिएबल्स, और बस हमें 1 2 3 मीन्स कुल मिला के एक लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करना फॉर द सेक ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो चलिए वो भी करके देखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 0 1, ए की वैल्यू थी 2, 1 2 3 3 1 1, दिस इज अल्फा बीटा गामा, एंड हियर वी आर गेटिंग व्हाट 1 2 3। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। लेट्स यूज लीनियर इक्वेशन। मैं अपना मेथड आपको यूज करके इसमें दिखाता हूं। इसको स्वैप कर लो। पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। इक्लॉन फॉर्म में मैं रिड्यूस करता हूं, तो जैसे ही स्वैप करोगे क्या बनेगा, 1 2 3 0 1 2 3 1 1। यहां स्वैपिंग हुई है तो यहां भी होगी, ये 2 ऊपर और ये 1 नीचे, ये 3। यहां आने के बाद ये तो 0 है, इसको 0 बना लो आप। तो 1 2 3 2 0 1 2 1 3 टाइम्स, तो 0 1 माइनस, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, -6 प्लस 1 -5, -3 से मल्टीप्लाई करो, -9 प्लस 1 -8, -6 प्लस 3 -3। अब यहां तक पहुंचने के बाद सी इस -5 को अब 0 बनाना है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, 0। दिस मैट्रिक्स नीड टू बी रिड्यूस्ड इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यू कैन से, और इक्लॉन फॉर्म। सो दिस इंप्लाइज 1 2 3 2 0 1 2 1 और 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तो ये बन गया 0। 5 2 जा 10 -8, ये बन गया 2। 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 -3 तो 2। दिस इंप्लाइज, देखो बच्चों, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो 2 गामा इज इक्वल टू 2, तो गामा इज इक्वल टू 1। गामा की वैल्यू 1 है, 2 गामा प्लस बीटा, तो गामा प्लस 2 इज इक्वल टू 1, बीटा प्लस 2, सॉरी, बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू -1। गामा मिला, बीटा मिला, सिर्फ क्या नोन है, बस अल्फा। तो चलो अल्फा भी डिकोड कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस 2 बीटा 2 इंटू -1 प्लस 3 गामा इक्वल टू 2। तो ये 3 है, दिस इज व्हाट -2, सो दिस इज 1, और इधर जाके 1, अल्फा भी कितना मिला, 1। सो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा बीटा गामा सब कुछ कैलकुलेट हो गया बच्चों। क्या हमें चेक करके बताना था, अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा। सी अल्फा प्लस गामा 1 + 1 2
माइनस बीटा दैट इज 3, हेंस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप इसको अपने मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो। तो इस क्वेश्चन में बच्चों एकदम बिल्कुल 12th के ऊपर आप कह सकते हो ये क्वेश्चन बेस्ड था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम कैलकुलस, और ये कैसा क्वेश्चन है बच्चों? दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिनिमा मैक्सिमा, फंक्शन का कंसेप्ट है, डिफरेंशियबिलिटी है। तो आप कह सकते हो ना पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस एक क्वेश्चन में सिमट के आ गया हो। और एक बहुत खास चीज़ जो इस क्वेश्चन को बहुत स्पेशल बनाती है वो ये पहला एक्सप्रेशन x5 5x पावर 4 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर। ये जैसे ही मैं देखता हूँ ना मुझे बाइनोमियल की याद आती है, दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 पावर 5। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस फंक्शन, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंक्शन है और इसके बारे में हमें पूछा है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, और हमारा फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस फंक्शन के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग टू ए ऑप्शन, इसमें सिर्फ क्या कमी है, यहाँ 5x होता तो बेहतर होता। तो हम क्या करें, +5 -5, तो जैसे +5 -5 करोगे तो +3 -5 -2x। तो ये एक्सप्रेशन fx इज इक्वल टू x प्लस 1 पावर 5 +5 -5 तो -2x। ये एक्सप्रेशन ऐसा आ जाना है। अगर ये आपको क्लिक कर गया तो फिर मैक्सिमम काम इस क्वेश्चन का हो गया। यही बस डिफिकल्ट पार्ट था। तो चलिए अब जरा इसको समझते हैं। इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। देखो बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ऑब्वियसली डी बाई डी एक्स बताया जाता है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज व्हाट, कर्व ट्रेसिंग। अगर आप इसको ट्रेस कर पाते हो, इसके नेचर को समझ पाते हो, तो शायद उससे अच्छा कुछ नहीं है। पहली चीज इसको ट्रेस करने के लिए डिग्री 5 है तो क्यूब जैसा इसका बिहेवियर होगा। अब मतलब रफली मैं बताऊं तो कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का ये कर्व होगा। फिर भी और इसको नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। कौन हेल्प करेगा हमें, एफ डैश एक्स। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 टाइम्स x प्लस 1 पावर 4 -2। सी ये 0 तो बनेगा, इसका मतलब डी बाई डी एक्स 0 तो है, मतलब इस फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा कुछ तो है। तो ये कह देना कि इंक्रीजिंग है ये पॉसिबल नहीं है। अब आगे जरा समझते हैं। एफ डैश एक्स फिर भी इक्वल टू 0, कोई बहुत एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिलने वाली है हमें। अगर आप 0 पुट भी कर दोगे तो बहुत अजीब सा डेटा आएगा, तो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक कदम आगे बढ़ते हैं। एफ डबल डैश एक्स तो 20 टाइम्स x प्लस 1 होल क्यूब। देखो बच्चों जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, d2/dx² इक्वल टू 0 पुट करो। दिस इंप्लाइज व्हाट, द पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्कैविटी। और ये एकदम क्लियर कट बात समझ में आ रही है कि -1 पे इस फंक्शन की कॉन्कैविटी बदल रही है। तो -1 पे फंक्शन की कॉन्कैविटी बदली है। तो जरा समझो -1 के पहले -1 से कम पुट करोगे तो ये निगेटिव है, और निगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चे, कनकेव डाउन। निगेटिव का मतलब कनकेव डाउन। और आगे जाओगे -1 से अधिक तो कनकेव अप। तो कनकेव डाउन कुछ ऐसा और कनकेव अप कुछ ऐसा। तो दिस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर कॉन्कैविटी इज चेंजिंग, कनकेव डाउन से कनकेव अप। यही पॉइंट क्या रहा होगा, x इक्वल टू -1। इसी को जरा हम रफली अब इसको प्लॉट करते हैं। तो अगर ये -1 है सपोज, ठीक है, और एक दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। तो चलो यहां तक बात समझ में आ गई। d2/dx² इज 0 एट x इक्वल टू -1, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्कैविटी। अब जरा x एक्सिस y एक्सिस के हेल्प से इसके कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन है मेरे पास fx इज इक्वल टू x प्लस 1 होल पावर 5 -2x। सी फ्रेंड्स x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो फिर y क्या मिलने वाला है, दिस इज 1 पावर 5 0 तो 1 मिलेगा। और ये हमें बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि -1 पे कॉन्कैविटी बदली है। तो -1 पे देखते हैं फंक्शन कितना दे रहा हमें। तो -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, +2। ये तो 0 बन जाएगा, +2। तो -1 पे वैल्यू है +2, और यहाँ पे कॉन्कैविटी बदली है, मतलब कर्व कुछ ऐसा रहा होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऐसे ऊपर और फिर ऐसा कुछ। दिस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर कॉन्कैविटी चेंजिंग, और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ रही थी, -2 +2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, और इसके पीछे भी कारण बता दूं। ये कर्व देख पा रहे हो आप,
दिस इज व्हाट, कनकेव डाउन, कर्व डाउन, और ये कनकेव अप। तो ये रफली पिक्चर मैंने प्लॉट किया किसका, fx का, इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0। और इस कर्व को देख के आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि दिस फंक्शन इज नॉट डिक्रीजिंग, हेंस ऑप्शन ए क्या हुआ, गलत। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सॉरी फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग, हेंस ये ऑप्शन गलत है। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो डन, ऑप्शन ए हमने डिकोड किया थ्रू ग्राफ। अब चलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखो 1 के बारे में चर्चा है, ऑप्शन डी भी 1 के बारे में चर्चा है। तो चलो बी और डी को पहले डिकोड कर। नाउ लेट्स चेक फर्दर ऑप्शंस। चलो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सिंस x इक्वल टू 1 के बारे में बात कर रहे हैं एंड बोथ आर अबाउट एफ डैश, तो हम एफ डैश पहले कैलकुलेट करते हैं। एफ डैश एक्स एंड अबाउट 1, जो 1 के नजदीक होंगे, तो यही दोनों फंक्शंस है, इनके पास जाने की जरूरत नहीं, इनके पास जाने की जरूरत नहीं। सो अगर मैं एफ डैश एक्स कैलकुलेट करता हूं लेस देन 1, तो क्या मिलेगा मुझे, 2x माइनस 1, एंड ग्रेटर देन 1 में 3, सो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सी हमें पूछा गया है व्हाट अबाउट डिफरेंशियबिलिटी एंड मैक्सिमम मिनिमा। तो चलिए पहले डिफरेंशियबिलिटी पर ही बात करते हैं। तो एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएबल बनने के लिए एफ डबल डैश मस्ट बी व्हाट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। तो कैलकुलेट करें हम एफ डबल डैश एक्स। देखो बच्चों बात एफ डैश की गई है, अगर बात एफ डैश की मतलब फंक्शन की गई होती तो हम एफ डैश के बारे में चेक करते, और एफ डैश का मतलब एफ डबल डैश को चेक करना पड़ेगा। एक स्टेप आगे बढ़ के, दिस इज 2 एंड दिस इज 4x माइनस 8, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2, राइट हैंड डेरिवेटिव सर्टेनली नॉट 2 तो नहीं आ रहा यार, 1 पुट करोगे तो 4 माइनस 8, सो नॉट डिफरेंशिएबल, एफ डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ये डी ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन गलत, डी सही। अब मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं किसका, एफ डैश एक्स का। सी फ्रेंड्स ये फंक्शन है जिसका मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो किसी भी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर, और एक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने परफॉर्म करके दिखाया था, दिस इज व्हाट 2 एंड दिस इज 4x माइनस 8, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 से कम में फंक्शन कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, और 1 से ज्यादा में क्या है, अगर हम 1 से ज्यादा इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे 1.5, तो दिस इज नेगेटिव। तो दिस सीम्स दैट 1 से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और 1 के बाद फंक्शन डिक्रीज करने लगा, कुछ ये सिचुएशन है, प्लस माइनस, हेंस 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 1 मैक्सिमा का पॉइंट है। मिनिमम मैक्सिमा एग्जिस्ट करने के लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन से उस पॉइंट से लेफ्ट को और उस पॉइंट से राइट को जो साइंस हैं उसके डेरिवेटिव्स के वो क्या होने चाहिए, अलग अलग। ये प्लस ये माइनस, इट मीन्स व्हाट, मैक्सिमा। ये माइनस ये प्लस होता तो क्या होता, मिनिमा, ऐसा। ये माइनस और ये प्लस, तो फिर ये मिनिमा। तो ऑप्शन एफ डैश मैक्सिमा ये भी सही है। अब बचा ऑप्शन सी, फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो इसके लिए बच्चों देखो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेंज। सी इन द वेरी फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था इसका इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से 0। तो आउटपुट क्या था इसका, इस फंक्शन का आउटपुट माइनस इन्फिनिटी टू एक्स की वैल्यू जब मैंने 0 पुट करी थी तो मुझे क्या मिला था, 1। तो 0 से ऐसा कुछ, इस फंक्शन का रेंज मुझे पता चल चुका है बिकॉज मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था। अब देखो ये बहुत छोटे टाइम के लिए वैलिड है, ये भी बहुत छोटे टाइम के लिए वैलिड है, ये है ना बड़े टाइम के लिए वैलिड, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अगर इस फंक्शन का हमें रेंज मिल जाए तो शायद हमारा काम हो जाए। तो देखो इसका रेंज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सी फ्रेंड्स अगर मैं x की वैल्यू 3 इसमें पुट करूं तो क्या मिलने वाला है, कॉरस्पॉन्डिंग टू 3। तो 3 माइनस 2, दिस इज ln 3 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस 10/3, ln 1 0, ये तो 0 हो गया, एंड 10/3 माइनस 3 पॉजिटिव, और कितना होगा वो 1/3, 1/3। तो जब 3 पुट करने से ये 1/3 दे रहा है, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे 4 5 6 7 8 9 10 20 100, ये वैल्यू बढ़ रही कि घट रही है,
आप ज़रा ध्यान से सोचिएगा। सपोज 10 माइनस टू 8 बड़ी वैल्यू है। ln 8 भी 1 से बड़ा होगा क्योंकि बेस कितना है e की वैल्यू 2.7 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो नियर अबाउट 8 के आसपास, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, ये भी ग्रेटर देन 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दिस डेटा इज फार ग्रेटर देन दिस, 8 into 8, दिस इज व्हाट 8। तो ये डेटा क्या बढ़ता ही जा रहा है, इट मीन्स दिस इज समथिंग 1/3 टू इन्फिनिटी, और ये फंक्शन था माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये फंक्शन है 1/3 टू इन्फिनिटी, हेंस द फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। तो ये फंक्शन ऑन टू भी था। तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो था वो इस पहले पार्ट का था। अगर पहला पार्ट डिकोड हो जाता है तो बाकी चीज़ें कैलकुलेट करनी ईजी हैं इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है वो पहले समझते हैं। एक कर्व दे रखा है बच्चों, जिसके लिए ये सिंबल यूज करा गया है हियर। अब दिस कर्व इज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एक ये इंफॉर्मेशन है। दिस कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0। दिस कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0। अब इस कर्व पे एक पॉइंट दे रखा है P, उस P पर हम एक टैंजेंट खींचते हैं। दिस टैंजेंट इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट YP। YP पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और P और YP की लेंथ दे रखी है विच इज इक्वल टू व्हाट 1, PYP इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों, जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल कर्व आप कह सकते हो वो यही है। इट मीन्स कर्व इज व्हाट अ बिट डिक्रीजिंग इन नेचर। इस कर्व का जो नेचर है वो कैसा समझ में आ रहा है, डिक्रीजिंग नेचर समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम जरा प्रोसेस करते हैं क्वेश्चन को। तो सिंस बहुत ज़्यादा डेटा नहीं दिया हुआ है तो P पॉइंट को हम फिलहाल कुछ मान लेते हैं x1, y1, एंड लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट x1, y1 फर्स्ट। तो पहला स्टेप y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट P dy1 बाय dx1। सही है, इक्वेशन आ गया टेंजेंट का। अब दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट YP से पास कर रहा है ना। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ YP का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सी x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कैलकुलेट करने के लिए x को हमें कितना पुट करना पड़ेगा 0। फॉर YP पुट x इक्वल टू 0, तो y मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज y माइनस y1 is equal to dy by dx, dy1 dx1 into minus x1. So this implies y is equal to, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो y1 minus x1 dy1 by dx1। तो बच्चों दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट YP का कोऑर्डिनेट मिला। अब ये क्वेश्चन में एक ही तो इंफॉर्मेशन दे रखी है PYP इज इक्वल टू 1, तो क्या अप्लाई करें, डिस्टेंस फार्मूला। YP कोऑर्डिनेट हमें पता है, P पता है, तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो PYP इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज x1, इसका x1 तो 0 है, हेंस x1 स्क्वायर प्लस y1 और y1 माइनस 10, y1 माइनस y, तो y1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x1 स्क्वायर dy1 by dx1 square all equal to what 1। In this way we are getting a differential equation आप कह सकते हो। और इतना ही कुछ इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो जो स्टार्ट में हम कर सकते थे, जो भी गिवन डेटा था। इसके बाद अब ऑप्शंस क्या क्या पूछे गए हैं इसके हिसाब से हम प्रोसेस करते हैं। तो चलिए अब ऑप्शंस के हिसाब से जरा समझते हैं क्या पूछा गया। सी दो ऑप्शन है प्योरली y में, इट मीन्स वी आर सपोज टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और दो ऑप्शंस dy by dx में है, एक b है और एक d है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो dy by dx की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सी दोस्त x1 y1 में है ना ये पूरा, इट मीन्स हम अब x, क्योंकि वो आर्बिट्री पॉइंट है, अब वी विल रिप्लेस आर x1 by x, y1 by y। यू कैन से लोकस जैसे रिप्लेस करते थे ना h by x, k by y, वैसे ही x1 को x से और y1 को y से रिप्लेस कर लो। तो dy by dx का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और बाय एक्स स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज वाई डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा यहाँ। मैंने क्या बोला था, डिक्रीजिंग नेचर। जो भी गिवन डेटा अगर आप ध्यान से समझोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्रॉसिंग वाई एक्सेस, तो फिर बात कर्व इज क्रॉसिंग एक्स एक्सेस, तो बात क्या समझ में आ रही थी, डिक्रीजिंग। तो हम माइनस साइन लेंगे, ये स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन। तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो किस में माइनस है, तो एक ऑप्शन बी में हम देखें तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस, क्यों राइट में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, हेंस ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन डी रॉन्ग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्लियर है, और अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है टू गेट, या तो ए सही होगा या फिर सी सही होगा। चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हैंडल करते हैं अब। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक्स को एक्स की साइड, वाई को वाई की साइड, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सिंपल है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको इधर भेजते हैं, तो एक्स अपॉन अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इधर जाएगा ना, तो डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाय एक्स डी एक्स, कुछ ऐसा। दिस इम्प्लाइज वॉट, और y माइनस राइट में इतने बड़े डेटा के साथ अच्छा नहीं है तो लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे, तो चलो x को क्या पुट कर लेते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा, तो यहाँ लिख ही लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। सो दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। तो एक ट्राइंगल भी आप बना लेना साथ ही साथ साइन थीटा, तो बेस कितना हो जाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब जैसी ज़रूरत होगी हम लोग रिप्लेस कर पाएंगे। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा हेंस कॉस थीटा, और डी एक्स भी कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे एक्स इक्वल टू साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा दैट इज साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और एलएचएस में माइनस वाई। इसका मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉस थीटा एंड प्लस सी। इंटीग्रेशन भी हो गया। अब हमें सी एलिमिनेट करना है। एक बाउंड्री कंडीशन याद है दे रखी है, कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0, तो वी विल रिप्लेस x बाई 1 y बाय 0। तो अगर आप x को 1 से रिप्लेस करोगे y को 0 से, तो फिर c कितना आएगा, चलो वो भी कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स कोसेक थीटा कॉट थीटा को x से रिप्लेस कर लेते, माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग कोसेक थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैंने ट्रायंगल प्लॉट किया था ना, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर 1 बाय x, माइनस कॉट थीटा को बेस बाय परपेंडिकुलर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x, ये खत्म, कोसेक माइनस कॉट, और प्लस कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। x की वैल्यू 1 लेनी है, y की वैल्यू 0 लेनी है, सिंस कर्व वाज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, सो लॉग दिस इज 1, x की वैल्यू 1 तो ये 0 प्लस 1 तो ये 0 प्लस c, सो दिस इंप्लाइज c इक्वल टू 0। c की वैल्यू 0 तो हमारा आंसर क्या आया, सो माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस को राइट में शिफ्ट कर ले, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ऑप्शन मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस लॉग यहाँ है बट मैच नहीं कर रहा, दिख रहा, ये मैच नहीं कर रहा, और यहाँ माइनस है मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो सीन ऐसा है कि 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वहाँ क्या 1 प्लस अंडर रूट, और यहाँ हमें क्या मिला है 1 माइनस। तो देखो इसमें थोड़ा सा कैच क्या हो सकता है, मैं बहुत अच्छे से आपको बताता हूँ।
ये बड़ा फेमस सा टर्म है मैथमेटिक्स के अंदर। इस माइनस को हम लॉग के पावर में ऐसा समझ सकते हैं, ये वेरिएबल का पावर है तो इसको उल्टा कर देगा वो, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग x अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एकदम उल्टा, और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको रैशनलाइज करेंगे ना तो 1 प्लस सेम टर्म ऊपर, और यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाता है लॉग, बस रैशनलाइज कर लेना आप, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आपको मिल जाएगा x और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो जो y की वैल्यू है वो ये आनी चाहिए। सो इज इट फर्स्ट, यस, ये पहला ऑप्शन दिख रहा है माइनस अंडर रूट, सो पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बच्चों दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा था, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में इतना टेम्परामेंट मेंटेन करना, इतने प्रेशर को झेलना सच में बहुत मुश्किल काम है। तो ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाता भी है हमें, तो होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको मैंने थोड़ा प्लॉट किया हुआ है। एक लाइन दे रखी है L1 जिसका इक्वेशन हमें गिवन है, सेकंड लाइन L2 इसका भी इक्वेशन हमें दे रखा है, r वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स 2i माइनस j प्लस 2k, एंड द थर्ड लाइन L3 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, और हमसे पूछा है L3 का इक्वेशन इसमें से कौन कौन सा हो सकता है। तो एक चीज़ अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि डायरेक्शन रेशियो सब में दे रखा है 2 2 -1। इट मीन्स ये जो रिजल्ट आने वाला है बच्चों L3, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमें गिफ्टेड है 2, 2, -1। फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो ध्यान से समझना। एक लाइन L3 जो L1 L2 को परपेंडिकुलर है, उसका डायरेक्शन रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्क्यू लाइन। नहीं, इन दोनों के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन क्या होगा, जो इन दोनों से जो स्क्यू लाइन जो बन के आएगी, और स्क्यू लाइन हम कैसे कैलकुलेट करते थे, b1 क्रॉस b2। इट मींस इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ क्रॉस। बात समझ में आएगी। हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन जो क्लास 12 में पढ़ रखा है, उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन बनना है, नथिंग अदर देन दैट। आप बहुत अच्छे से समझिएगा। स्क्यू लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्रॉस इसका डायरेक्शन रेशियो। So we will be getting the direction ratio of this line which is 2 to -1 corresponding to चारों ऑप्शंस में गिवन था, तो मैंने सीधा सीधा उठा के लिख दिया है। अब कहीं ना कहीं पॉइंट्स के बारे में सारी जो कहानी है ना, वो पॉइंट के बारे में कि आप इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स ढूंढ पाते हो। तो चलिए सबसे पहले बेसिक पॉइंट कौन कौन सा ढूंढते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और ये B। देखो A पॉइंट इज ऑन L1, तो A का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हम लोग इन जनरल, for A x y z is what, lambda minus lambda plus 1 comma 2 lambda comma 2 lambda, this is what A। और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, 2 म्यू कॉमा माइनस म्यू कॉमा 2 म्यू। A और B का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब A B को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L3, और जो हमें पहले से पता है तो कंपेयर करके हम ये पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे बस। तो drs सब्ट्रैक्ट करें तो 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 1 कॉमा दिस माइनस दिस, तो माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा कॉमा 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा, ये डायरेक्शन रेशियो। एंड सिंस डायरेक्शन रेशियो में दे रखा 2 to -1, तो ये तो सेम होना चाहिए ना यार। तो इसका मतलब ये है कि this must be equal to what or proportional to this, so 2 म्यू plus lambda minus 1 by 2 must be equal to minus म्यू minus 2 lambda minus, yes सही है, by 2 is equal to last 2 म्यू minus 2 lambda by -1। अब हमें इनको सॉल्व करके लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करना है, तो चलिए वो करके देख लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को पहले लेते हैं, 2 2 कैंसिल,
सो 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस म्यू प्लस 2 नॉट प्लस माइनस 2 लैम्डा। एक तरफ शिफ्ट करें, दिस इज 3 लैम्डा, दिस इज प्लस 3 म्यू एंड व्हाट अबाउट कांस्टेंट 1, सो लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा हो चुका, दिस इज म्यू, सो लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1/3। एक नंबर। अब इन दोनों का प्रोसेस करते हैं, तो फिर इन दोनों को करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा, और ये इधर माइनस आगे क्या हो जाना, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा, वापस से लैम्डा एक साइड तो 6 लैम्डा, म्यू एक साइड तो माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 0। सो 2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, 2 नंबर। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा इक्वल टू 1/3, 1 प्लस 2 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1/3, लैम्डा इज इक्वल टू 1/9। और बच्चों वंस वी गेट लैम्डा इक्वल टू 1/9, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, 2/9, सो दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू 2/9। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ फिर, ए के लिए दिस इज 1 एंड दिस इज लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1/9 2 लैम्डा, सो 2/9 एंड 2 लैम्डा वंस अगेन, तो 2/9। ये हमें ए मिल गया, दिस इज 8/9 यू कैन से, इक्वल टू 8/9 2/9 2/9। अब चलो बी पॉइंट की बारी, तो बी पॉइंट क्या था, 2 म्यू माइनस म्यू, सी बी पॉइंट म्यू 4/9 कॉमा माइनस म्यू तो माइनस 2/9 कॉमा 2 म्यू तो 4/9। तो ए मिल गया, बी भी मिल गया। अब जरा आप पहले देख लो क्या इसमें से ए बी कोई ऐसा है जो मैच कर रहा है, जिसके पास 8/9 हो, सी 2 × 4 8/9 2/9, तो ऑप्शन ए तो है, ऑप्शन ए मैच कर गया, कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए कह सकते हो आप। नेक्स्ट 4/9 है किसी के पास, 4/9 माइनस 2/9 4/9, तो बी भी मैच कर गया, ए बी ये दोनों पॉइंट मैच कर गए। पिक्चर से समझ लो, दिस लाइन ए मिल गया, ये बी मिल गया। अब बच्चों, अब किसी कहने को ये लाइन बहुत इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट से पास हो सकती है। अब इन्होंने एक ऑप्शन मेरे पास क्या छोड़ा हुआ है, 2/3 कॉमा 1/3, मीन्स एक पॉइंट दे रखा है, क्या ये पॉसिबल है क्या, तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज व्हाट, मिड पॉइंट फॉर्मूला, 8 + 4 12/2 6/9, तो क्या 6/9 मेरे पास अवेलेबल है, और 6/9 का मतलब व्हाट 2/3, देखो है ना, तो ऑप्शन सी भी अवेलेबल है, ए और बी का मीड पॉइंट। ये मीड पॉइंट भी हम कह सकते हैं, माई लाइन मस्ट पास थ्रू द मीड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो ए दे रखा था, इट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑप्शन में, बी दे रखा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑप्शन में, और मीड पॉइंट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ढूंढना था ऑप्शन से। लास्ट व्हाट अबाउट डी, डी में देखो बच्चों जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0 0, इट मीन्स व्हाट, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये पॉइंट हमारा जो लाइन है वो ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या ट्रिक है, देखो हम अपनी लाइन का इक्वेशन तो डिजाइन कर ही सकते हैं ना। हमारी लाइन का इक्वेशन क्या है, L3 का आर वेक्टर इक्वल टू, चलो यही ले लो, 8/9 I प्लस 2/9 J प्लस 2/9 K और प्लस लैम्डा टाइम्स, और चलो लैम्डा म्यू यूज हो चुका तो लैम्डा डैश कर लो, 2 to -1 2I प्लस 2J माइनस K। अब इसमें हम XYZ की जगह क्या पुट कर लेते हैं, 0 0 0, तो देखो सेटिस्फाई होता है क्या, इज इट पॉसिबल। तो अगर आप XYZ की जगह 0 0 0 पुट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -8/9, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी, फिर 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2/9, तो ये लैम्डा मैच नहीं करेगा ना यार, इट मीन्स दिस कैनॉट बी ऑरिजिन, दिस कैनॉट पास थ्रू ऑरिजिन, ये 0 0 0 नॉट इक्वल टू पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है तो लाइन मस्ट सेटिस्फाई
और द पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर लाइन, उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 0 0 0 L3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन्स ऑप्शन डी गलत है। तो दिस इज वन मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन। वेक्टर 3D क्वेश्चन हमेशा जेईई में कंसेप्चुअल ही पूछे जाते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which will be the last question from MCQ multiple choice question, that is of probability. In this question जो डेटा दे रखा है वो 3 बैग्स हैं, B1 B2 B3। B1 के अंदर 5 रेड 5 ग्रीन, B2 के अंदर 3 रेड 5 ग्रीन, B3 के अंदर 5 रेड 3 ग्रीन, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B1 being selected is 3/10, B2 की भी 3/10 और B3 के भी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10। तो डेटा देखो बहुत सिंपल दे रखा है। क्लास 12th में बेस थ्योरम के ऐसे क्वेश्चंस हम लोग नॉर्मली देखा करते हैं और बिल्कुल इसी पैटर्न पे होता है। तो चलो बच्चों एक एक करके समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3। अब ग्रीन सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या दे रखा है कि बैग क्या सिलेक्ट हुआ है B3। तो बच्चों इससे आसान क्या होगा? ए ऑप्शन। B3 अगर सेलेक्ट हुआ तो यहां से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ग्रीन कितने हैं इसमें 3 और टोटल बॉल्स कितने 8। तो आंसर अगर B3 गिवन है कि सिलेक्टेड है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन? सो 3/8। ऑप्शन है 3/8। यस, ये ऑप्शन सही हो गया, ए को आप सही कह दो। नेक्स्ट ऑप्शन बी पढ़ते हैं। ऑप्शन बी है प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन इक्वल्स 39/80। अब ग्रीन बॉल सेलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 39/80। इज इट राइट? तो ऑप्शन बी पे चलिए काम करते हैं। देखो बच्चों ग्रीन आना चाहिए, इट में भी पहला बैग, इट में भी दूसरा बैग, इट में भी तीसरा बैग। दिस इज द केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। चलिए पहला बैग सेलेक्ट करते हैं पहले। आप इसको ऐसा लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग 1 एंड ग्रीन फ्रॉम बैग 1 प्लस P बैग 2 ग्रीन फ्रॉम बैग 2 P B3 एंड P ग्रीन फ्रॉम बैग 3। बस वैल्यू पुट कीजिए। P B1 3/10 इंटू ग्रीन फ्रॉम B1 5/10 प्लस B2 3/10 ग्रीन 5/8 B3 4/10 एंड ग्रीन तो 3/8। बस सॉल्व करना हमें से। चलिए थोड़ा काट लेते हैं। 2 अब तो कुछ नहीं, तो 3/20 प्लस 5 2 जा 10 और कुछ नहीं तो 3/16 प्लस 4 2 जा 8 सो 20 सो 3/20। नेक्स्ट 3 प्लस 3 6 6/20 प्लस 3/16 80 एलसीएम 24 जा सो 24 और प्लस 5 जा तो 15 सो दिस इज 39/80। So 39/80 इज इट? यस, ऑप्शन बी सही हो गया। तो ये दोनों बहुत इजी थे। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वाज केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अब पढ़ते हैं। ऑप्शन सी है प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट ग्रीन बॉल, और डी भी कुछ वैसा ही है। तो सी डी दोनों में से कोई एक ही सही होगा एंड दैट इज द केस ऑफ व्हाट? बेस थ्योरम। अब जो दे रखा बच्चों B3 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एंड द बॉल सेलेक्टेड इज व्हाट? ग्रीन। B3 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ग्रीन बॉल। यस, तो पहले डिनोमिनेटर डिजाइन करेंगे हम लोग। P B1 P G/B1 प्लस P B2 P G/B2 एंड प्लस P B3 P G/B3। और कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऊपर P B3 P G/B3। पहले पुट करें अब तो इंपॉर्टेंट डिनोमिनेटर ही है P B1 हाउ मच 3/10 इंटू ग्रीन फ्रॉम B1। तो बच्चों ध्यान दो, थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया है B1 ग्रीन B2 ग्रीन, वो कितना आया था 39/80। तो दिस इज नथिंग बट 39/80। नेक्स्ट बस ये वाला डेटा ऊपर लिखो आप। तो B3 4/10 ग्रीन हाउ मच 3/8। सो दिस इज इक्वल टू 10 8 जा 80 12/8
39. So 4 3 are 12, 80, 12 by 39. So 12 by 39 ये किसी में नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, हेंस बोथ ऑप्शंस आर रॉन्ग, सी भी गलत, डी भी गलत। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी से एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था इन द पेपर 2019 मल्टीपल चॉइस में। सो इन दिस वे वी मैनेज टू कंप्लीट मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चंस। अब जो बच्चों जो अगला सेक्शन है, जो आप इंटीजर टाइप भी कह सकते हो, वो ईजी है। कभी भी जो डिफिकल्टी होती है वो मल्टीपल चॉइस में ही होती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन को।